3 साल के बाद आपको नॉर्मल बैचलर्स डिग्री, और 4 साल की बोलेंगे बैचलर्स ऑफ आर्ट्स ऑफ एनी थिंग, 4 ईयर प्रोग्राम। अब हम लोगों ने ये बड़ा प्रश्न उठाया था कि 4 साल का खर्चा कौन बैन करेगा, खर्चा बढ़ रहा है ना, खर्चा बढ़ रहा है, तो उन्होंने बोला कि ठीक आप 1 साल छोड़ के चले जाओ। तो इसका मतलब क्या है, सरकार ये बोल रही है कि शिक्षा देनी मेरी जिम्मेवारी नहीं है, आपकी जेब के अंदर अगर पैसे हैं 1 साल के लिए तो 1 साल का सर्टिफिकेट लेके जाओ, अगर आपकी जेब के अंदर है 2 साल के लिए तो 2 साल का लेके जाओ, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तब आप वीसी के पास जाके लड़ेंगे नहीं जाके कि भाई ये जो आपके बच्चे हैं इनकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए, उनको फेलोशिप मिलनी चाहिए, उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर के अंदर आपके जो ऑटोनोमस कॉलेजेस बना दिए हैं इनका कौन इनको रन करेगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड बनेंगे जो गवर्निंग काउंसिल होती है ना, जैसे ऐसे होंगे 8 लोग 9 लोग 10 लोग जिनको वन टाइम अपॉइंटमेंट होगी, और वो प्रिंसिपल की रिक्रूटमेंट से लेके टीचर्स की रिक्रूटमेंट, साथ में बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ लिखा है, जिनको ये भी पावर होगी कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की फीस तय कर पाए विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। ये शब्द है डॉक्यूमेंट के अंदर, विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस वो अपनी फीस को डिसाइड कर पाए। अभी तो फीस बढ़ती है, हम आंदोलन करते हैं, वीसी के पास जाते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाते हैं, सरकार दबाव बनाती है, हमारे दबाव के चलते फीस वापिस हो जाती है। आगे संजौली के अंदर बढ़ेगी, आप जाएंगे एमएलए के पास, मैंने बोलेगा कानून के अंदर नई शिक्षा नीति जो भारत के अंदर राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, पूरे भारत का जो भूगोल के अंदर लोग रहते हैं उनके जीवन के लिए नई शिक्षा नीति है। इसलिए इसको बनाने का हक किसे है, इसको बनाने का हक है उन सांसदों को जिनको वोट देकर हमने संसद के अंदर भेजा है, इसको बनाने का हक है उन एमपीज को जिसको राज्यसभा के अंदर हमने जो आपका प्रतिनिधित्व के आधार के ऊपर भेजा है कि मेरे हिमाचल से 3 जाएंगे राज्यसभा के अंदर, जिसको हम अपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, उनकी जिम्मेवारी है। इसको बनाने की जिम्मेवारी है मेरे स्टेट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है और जो मेरे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, एकेडमिशियंस हैं, उनकी जिम्मेवारी है, उनका हक है, उनकी जिम्मेवारी है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस होनी चाहिए थी। अगर आपको याद होगा, आप लोग ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में होंगे शायद, या +2 में होंगे, जब नरेंद्र मोदी पहली बार आए थे, एक बहुत बड़ी तब की अभिनेत्री हुआ करती थी हमारी एचआरडी मिनिस्टर, याद है आप लोगों को कौन होते थे वो? स्मृति ईरानी, जिसको तुलसी भी याद है इनको, स्मृति ईरानी हुआ करते थे। वो बोलते थे कि हम 100 दिन के अंदर नई शिक्षा नीति लेकर आएंगे। तो मैं सफाई में था, हम तो बहुत उत्साहित हुए कि चलो हमें पता है सरकार की दिशा और दशा क्या है, पर शिक्षा पे बात करेंगे, नीति पे बात करेंगे, तो इसका मतलब मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा, मेरे अध्यापकों को भी मौका मिलेगा। उन्होंने शुरू किया, जैसे भाजपा दिखाने के लिए करती है ना, एक प्रोसेस शुरू किया, उसके बाद कमेटी आई, तो मैं आपके नेतृत्व से बात कर रहा था कि डॉक्यूमेंट कौन सा पढ़ रहा है, तो बोले थे वही अभी जो कमेटी का डॉक्यूमेंट आया था 250 पेज का, तो उसको खारिज कर दिया। फिर दूसरी कमेटी आई, उसको खारिज कर दिया। फिर कोरोना आ गया, कोरोना के बाद इन्होंने पुराना एक ड्राफ्ट था जिसको ये मना किया था, एक ड्राफ्ट लाए 43 पेज का, एमएचआरडी की साइट पे डाल दिया कि ये ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। हम भी खुश हुए, अच्छी बात है, ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हम इस पे चर्चा करेंगे, उसके बाद संसद चर्चा करेगा और फिर एक नई शिक्षा नीति बनेगी। संसद में चर्चा शुरू हुई, हमसे तो बात पूछा नहीं उन्होंने, शायद एमपी वालों से पूछा होगा, मैं बोल नहीं सकता। संसद में चर्चा की और अच्छी बात है, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को मौका मिला उस चर्चा को शुरू करने का, सीताराम येचुरी जी का। उन्होंने शुरू किया, उन्होंने कोट करते हुए बोला कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपके पैराग्राफ हैं, एडिटिंग अच्छी कर दिया करो, आरएसएस के पर्चे से आप लोगों ने इसको कट पेस्ट करके इसमें डाल दिया है, कोट किया उन्होंने उस पार्लियामेंट के अंदर। तो तब तक हमारे मानव संसाधन मंत्री परिवर्तित हो चुके थे, अगले जो मानव संसाधन मंत्री थे उन्होंने बोला कि ये डॉक्यूमेंट हमारा आधिकारिक डॉक्यूमेंट नहीं, एमएचआरडी की वेबसाइट पे है पर हमारा आधिकारिक डॉक्यूमेंट नहीं है। और उसके बाद बोला चलो कोई नया डॉक्यूमेंट आएगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक भाजपा समझ चुकी थी
कि ये जो एजुकेशन के ऊपर अगर पॉलिसी बनानी है और डेमोक्रेटिक तरीके से बनानी है तो भारत का जो छात्र आंदोलन, भारत का जनवादी आंदोलन इतना मौजूद है कि वो जो चाहते हैं उनको करने नहीं देगा। इसलिए कोरोना का समय उठाते हुए आपके लॉ के स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पर ना, ऑर्डिनेंस क्यों लाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाती है ना, क्यों लाती है? क्या परिस्थितियां होनी चाहिए जिसके अंदर वो ऑर्डिनेंस को लेके आती है? बताएगा कोई? हाँ ये बोल रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हैं। इमरजेंसी के अंदर, इमरजेंसी के अंदर ऑर्डिनेंस इसलिए लाया जाता है जब आपका संसद का सत्र ना हो पा रहा हो, ना हो पाए, होगा ही नहीं, और कोई ऐसी चीज है जिसको आपको बिल्कुल इमरजेंसी के अंदर जिसको आपको लागू करना है, आप रोक नहीं सकते। कोई ऐसा लॉ है जिससे भारत के नागरिकों के जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, उसको लाना ही लाना है। जैसे डीमोनेटाइजेशन लाए थे ना मोदी जी, उनको लगा कि अगर नहीं लाएंगे आज तो कल पूरी जो फेक करेंसी है भारत को खत्म कर देगी। याद है, अभी मना रहे हैं हम उसकी भी कंट्रोवर्सी। तो उस तरह से उन्होंने बोला कि ऑर्डिनेंस का यूज करते हुए एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लाए जिसको 6 साल से भारत का छात्र समुदाय प्रतीक्षा कर रहा था कि हम इस पे चर्चा करेंगे, और हमारे संसद के अंदर बिना चर्चा के इस ऑर्डिनेंस लाए। तो ये भारत के छात्रों को बीजेपी सिखा रही थी कि कैसे अनडेमोक्रेटिकली काम करना है, गैर लोकतांत्रिक तरीके से कैसे काम करना है, आपके पार्लियामेंट को दरकिरार करना है, और फिर बाद में पार्लियामेंट से एंडोर्स करवाना पड़ता है। ये लॉ के स्टूडेंट आपको बताएंगे ऑर्डिनेंस को भी, और पार्लियामेंट में जिस तरह से करवाया वो अपने आप में, मुझे नहीं लगता कि आपके कैंपस के अंदर भी जो आपकी जीबीस होती थी हॉस्टल के अंदर, वैसा माहौल वहाँ भी नहीं होता है, वहाँ भी अपनी बात रखने को मौका दिया जाता है। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहली सीख भारत के छात्रों को जनवाद को मजबूत करने की नहीं, जनवाद को खत्म करने की दी थी, और उससे ही हमारी समझ के अंदर आता है कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या होगा। क्योंकि छुपाया तब जाता है, छुपाया तब जाता है जब उसके अंदर कोई अच्छी चीज नहीं होती है, जब अच्छी चीज हो तो छुपाया नहीं जाता है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे पास है, और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप देखेंगे, मैं बहुत डिटेल के अंदर क्लॉज वाइज नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ इसकी क्या मुख्य ट्रेंड्स है उस पर चर्चा करूंगा। जो पहला ही ट्रेंड हमें इसके अंदर याद आता है, इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। पॉजिटिव चीजें ये है कि लेखनी बड़ी अच्छी है, अगर आप इसके अंदर शब्द देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ते पढ़ते, पर अगर आप बिटवीन लाइन्स होता है, बिटवीन लाइन्स बोलते हैं, उसके अर्थ कुछ और होता है, उसको अगर आप वो भी आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि इसका मकसद क्या है। उदाहरण के लिए इसके अंदर लिखा है कि आपके जो इसका वन ऑफ द गोल है, जो भारत का भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है, कि आपको भारत के अंदर सबके लिए इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन लानी है। तो बड़ा सुनने में अच्छा लगता है कि सबके लिए एजुकेशन लानी है। इंक्लूसिव मतलब समावेशी, समावेशी समझ पाते हैं आप लोग क्या है? समतामूलक और समावेशी शिक्षा के अंदर समझ पाते हैं ना? यस सर, है ना? तो समझते हैं, बड़ी अच्छी बात है। 3 मिनट हमारे और बच गए। तो वो एजुकेशन लानी है और गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन लानी है सबके लिए। इसके मायने क्या है? ये डॉक्यूमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है, वही आपका ये डॉक्यूमेंट बोलता है कि भारत के अंदर अभी भी जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो बहुत कम है। मतलब क्या है कि जो बच्चे स्कूल के अंदर दाखिला लेते हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे छोड़कर चले जाते हैं स्कूलों को, कॉलेजों को। यही डॉक्यूमेंट बोलता है। ये डॉक्यूमेंट बोलता है 3 करोड़ के आसपास जो आपके बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं। ये डॉक्यूमेंट ये बोलता है कि जो आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 7वीं 8वीं के अंदर 90% है, वो 9वीं 10वीं के अंदर पहुंच जाता है 70%, और 11th के पास वो रह जाता है 58% के आसपास। मतलब अगर 9वीं कक्षा के अंदर 100 बच्चे आ रहे हैं तो 12वीं के अंदर केवल उसमें से 58% के आसपास पहुंच पाते हैं। मतलब ये है कि 42 बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, यही मतलब हुआ ना। तो अगर आपने सार्वभौमिक शिक्षा करनी है, सबके लिए शिक्षा करनी है, शिक्षा की पहुंच को आपने बढ़ाना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्यों बच्चे ये स्कूल छोड़ रहे हैं, क्यों जो बच्चे 3 करोड़ के आसपास जो बच्चे हैं स्कूल से बाहर हैं, नौजवान जो स्कूल से बाहर हैं, वो क्यों स्कूल के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे वो तो आप जानेंगे कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल नहीं है, बहुत सारे बच्चों की पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है जिनका जहाँ पर स्कूल के अंदर जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, उनको घर के अंदर काम करना पड़ता है।
मैं खेत मजदूर यूनियन के अंदर काम करता हूं, तो मैं अब अपने अनुभव से बता सकता हूं। एसएफए के अंदर भी मैं बात करता था, पर अब अपने अनुभव से बता सकता हूं कि खेत मजदूरों के बहुत सारे बच्चे उनके साथ खेत के अंदर काम करने जाते हैं, वो स्कूल के अंदर मुफ्त शिक्षा होने के बावजूद नहीं जा पाते, वो नहीं जा पाते, उनकी ओरिएंटेशन नहीं, उनको लगता कि वहाँ काम करेगा जिम्मेदार के साथ तो क्या पता शाम को 50 रुपये इसको मिल जाएंगे जो उसकी आर्थिक के अंदर मदद करेगा। तो स्कॉलरशिप चाहिए, फेलोशिप चाहिए, ये हमारी जनरल चिंता जो है वो जाहिर होती है और उसके निदान होते हैं। पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये चिंता जाहिर करने के बावजूद उसके उल्टा जाती है। एक पॉलिसी शिफ्ट है इसके अंदर। अभी तक भारत के अंदर कमर्शियलाइजेशन है, अब ये नहीं है कि होगा। शिक्षा का निजीकरण है, 72% के आसपास प्रोफेशनल जो कोर्सेज के बच्चे हैं वो आपको पता है प्राइवेट के अंदर जाते हैं। ग्रेजुएशन के अंदर 68% बच्चे आपके प्राइवेट के अंदर जाते हैं, 37% स्कूलों के अंदर बच्चे हैं जो प्राइवेट के अंदर जाते हैं। तो भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है इसको हम बोलते हैं मैसिवली प्राइवेटाइज्ड है। वेस्टर्न की तरह नहीं है जहाँ पर प्राइवेट के अंदर भी आपका सब्सिडी होती है। भारत के अंदर अगर प्राइवेट है तो 100% प्राइवेट उसको बेयर करना पड़ता है, कुछ एक जो आपके फंडेड इंस्टीट्यूशन उनको छोड़कर। तो हम क्या लड़ाई लड़ते थे, आप एसएफआई के अंदर क्या बोलते थे कि जो सरकारी शिक्षण संस्थान है उनको बढ़ाओ, उनको मजबूत करो, उनका विस्तार करो। आप ये बोलते थे कि हर तहसील के अंदर कॉलेज खोलो, जहाँ पर कॉलेज कम है वहाँ पर कॉलेज बढ़ाओ, और हिमाचल के अंदर बड़े सारे कॉलेज खुले भी, स्कूल बंद नहीं करने हैं, हम ये लड़ाई लड़ते थे। मैं इसको ऐसा पेश करता हूँ कि जिस जनरेशन से मैं आता हूँ उस जनरेशन के अंदर हम लड़ाई लड़ते थे कि एक्सपेंड द पब्लिक सेक्टर एजुकेशन, सार्वजनिक जो शिक्षा है उनके संस्थानों का विकास करो, विस्तार करो, उनको मजबूत करो। आपकी जनरेशन ये लड़ाई लड़ रही थी कि कम से कम जो शिक्षण संस्थान है सार्वजनिक उनको बचाओ, उनको रोको, उनको बंद मत करो। यहाँ आप ये लड़ाई लड़ते थे कि प्राइवेट को इस तरह से अनियंत्रित तरीके से आगे ना बढ़ाओ। हाल्ट द प्राइवेट एजुकेशन, इसमें बड़ी डिबेट हुई कि क्यों हाल्ट, स्टॉप क्यों नहीं। डिफरेंस है ना हाल्ट और प्राइवेट स्टॉप के अंदर। स्टॉप होता है परमानेंटली, पर हमने ये देखा कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है इसको हम नहीं रोक पा रहे, तो कम से कम कुछ समय के लिए अपने आंदोलन के जरिए तो कम से कम इसको रोक पाए। तो उस समय बड़ी डिबेट रही। पर अभी जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति ये पॉलिसी चेंज है इसके अंदर कि हमें अब ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि जो अभी के सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है उसको सरकार बंद ना करे। सरकार की जो पॉलिसी थी पहले नेहरूवियन एरा के अंदर, जब आप बोलते हैं 70 के दशक तक चली कि नए नए संस्थान खोलने, शिक्षण संस्थान खोलने, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस। उसके बाद आया कि शिक्षण संस्थान सरकारी भी खोलने और प्राइवेट, ये जो 80 का दौर 90 का दौर है वो भी साथ में खोलने। फिर ये हुआ कि प्राइवेट आगे बढ़ गया, सरकारी पीछे रह गया, प्राइवेट ज़्यादा निकल गई। अगर आप देखेंगे रेशो तो पिछले 10-15 साल के अंदर जो यूनिवर्सिटीज खोली हैं उसके अंदर 70% प्राइवेट खोली हैं, कॉलेज 70% प्राइवेट खोले हैं। अब स्कूल का नंबर तो बहुत ज़्यादा है। पर अब सरकार, पहले सरकार क्या बोल रही थी कि सरकारी भी होगा पर प्राइवेट भी होगा। अब नई शिक्षा नीति को आप लोग पढ़ेंगे तो पहली बात जो हमें समझ आती है, सरकार ने यू टर्न ये लिया है कि जो आपका पब्लिक सेक्टर एजुकेशन है उसको आप लोगों ने श्रिंक करना है, उसको अपने सिकुड़ना है, उसको बंद करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 उदाहरण से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हम पहले ही बोल रहे थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये डॉक्यूमेंट बोलता है कि भारत के अंदर 28% प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां पर 30 बच्चों से कम बच्चे, 18%, 14.8% आपके बच्चे ऐसे हैं अपर प्राइमरी जहां पर आपके छात्रों का संख्या कम है, 30 से कम है। ये फैक्ट है। पर इस फैक्ट से 2 चीजें निकल कर आती हैं। एक, मुझे चिंता होनी चाहिए कि अगर ये कम है तो क्यों है। हमारे भी सिराज के अंदर जहां से मेरे मुख्यमंत्री आते हैं, मेरे भी हैं, चंबा के अंदर, किन्नौर के अंदर भी हमारे जो स्कूल हैं वहां पर छात्रों की संख्या सरकारी के अंदर कम हुई है। पर क्या ओवरऑल छात्रों की संख्या कम हुई है? हम बोल रहे हैं ना कि सरकारी के अंदर 28% स्कूलों के अंदर, प्राइमरी के अंदर 30 से कम है, पर क्या उस एरिया के अंदर छात्रों की संख्या कम हुई है? नहीं, छात्रों की संख्या बढ़ी है पर सरकारी के अंदर कम हुई है। क्यों? क्योंकि
प्राइवेट के अंदर लोगों ने शिफ्ट किया है। तो यहाँ से दो बातें निकल कर आती है कि एक, हमें अगर चिंता होगी कि सारे स्कूल के अंदर जाएं, जो नहीं जा पा रहे 3 करोड़ वो इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि वो प्राइवेट के अंदर नहीं जा पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं है। तो ये बात तो जहन के अंदर तय करके चलिए कि अगर आपने यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन करनी है, सार्वभौमिक शिक्षा की पहुंच सब तक पहुंचानी है, तो वो प्राइवेट नहीं कर सकता। ये बिल्कुल तय बात करके चलिए। तो अगर उसको पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो स्कूल हैं इनके अंदर छात्रों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, ये मेरे जहन के अंदर आता है। और मेरे को ऐसी शिक्षा नीति चाहिए जो इसके अंदर छात्रों को लाने के लिए काम करे, कैसे इसको मजबूत करना है। कैसे होगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे अध्यापक, अच्छी पेडागोजी, फेलोशिप, मिड डे मील, अच्छा मिड डे मील, दलित को अलग नहीं बिठाना पड़ेगा वहां पे जैसे कुल्लू और किन्नौर के अंदर करते हैं, कांगड़ा में भी करते हैं, उन्हें करना पड़ेगा वहां पर, तब बढ़ेगा ना। जब हमारा सरकारी स्कूल अच्छा होगा तो क्यों प्राइवेट के अंदर वो 1000 रुपया फीस भी देंगे। और हमारे अलग अलग शोध ये बताते हैं कि उनका भी जो अचीवमेंट लेवल है वो प्राइवेट के बराबर ही है, सरकारी के बराबर ही है। पर आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है, ये डाटा देने के बाद, ये चिंता व्यक्त करने के बाद ये बोलती है कि इन स्कूलों के अंदर जो एजुकेशन की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रिपेयर तैयार नहीं हो पाता, जो सही बात है। एक अध्यापक दो कक्षाओं को पढ़ा रहा है, जो सही बात है। तो क्या था, उसको ठीक करना था। तो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है, एक शब्द है जो पिछले 8 साल से शिक्षा के अंदर बड़ा है, वो है युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन। वो बोलते हैं कि ये स्कूल फिजिबल नहीं है इकोनॉमिकली। अब ये टर्म सारी कौन सी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट पढ़ते थे कि इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री। अब ये पढ़ रहे हैं हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। आपको याद होगा यहाँ एडीएन वाजपेयी होते थे, एक मीटिंग के अंदर उन्होंने ये शब्द यूज कर दिया था कि हमारे इंस्टीट्यूशन को इकोनॉमिकली हमने फिजिबल बनाना है, वायबल बनाना है। तो तमाम छात्र संगठन को मजबूर होकर बोलना पड़ा था, क्योंकि पैसे मैंने ले ली थी कि आप ये शब्द वापस लीजिए। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर इकोनॉमिकली वायबिलिटी कुछ नहीं होती, पैसे कमाने के लिए नहीं है ना, वो तो सरकार के पैसे से चलेगा। पर ये शब्द हम अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के दस्तावेज के अंदर पढ़ रहे हैं। तो सरकार ये बोल रही है कि इनका युक्तिकरण करना पड़ेगा, और युक्तिकरण के लिए क्या करते हैं, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस होंगे। मतलब कि जो मेरे गांव के अंदर स्कूल है उसको बंद नहीं करेंगे, सरकार बोलती बंद नहीं करना, मर्ज कर देंगे। मर्ज कहाँ करेंगे, जो 10 किलोमीटर दूर होगा, जो 5 किलोमीटर दूर होगा, जो 15 किलोमीटर दूर होगा, स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंदर उसको 5 स्कूलों को मिला के एक स्कूल हो जाएगा। अब सरकार तो बड़ी चतुर है ना। ये आपका जो मोदी का है सरकार की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, पैकेजिंग बहुत अच्छी करती है। आप भी जाते हैं ना गिफ्ट लेके, तो जब गिफ्ट लेके जाते हैं तो पहले माथापच्ची करते हैं गिफ्ट क्या लेना है, उस पर नहीं वो करते, उनको पता क्या लेना है। वो कुमार मंगलम कमेटी से लेके अभी तक जो लिख के गए हैं वही लागू उन्होंने करना है, तो उनको पता है। पर वो माथापच्ची किस पे करते हैं कि रैपर कौन सा होगा गिफ्ट का, क्योंकि बच्चे को जब लेके जाते हैं तो वो गिफ्ट तो बाद में देखता है ना, पहले रैपर देखता है, तो सुंदर होगा, अट्रैक्टिव होगा तो वो खुश हो जाएगा, दिखेगा तो अगले कल के उसके अंदर क्या है, एक दिन तो निकल जाएगा। तो इसी तरह इनकी जो पैकेजिंग है मोदी सरकार की वो बहुत अच्छी है। तो पैकेजिंग के अंदर कहीं भी उन्होंने बोला कि स्कूल बंद करने हैं, उन्होंने क्या बोला, युक्तिकरण करना है। ये जो मानव संसाधन है अध्यापकों का, इसका अच्छी तरह प्रयोग करना है कि हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल जाए। इसलिए स्कूल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, मर्जर होगा, मतलब कि जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 500 स्कूल थे वो 300 रह जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकारी स्कूल बंद होते चले जाएंगे। और ये सिर्फ 28% प्राइमरी तक नहीं पहुंचेगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। जब सरकार बोलेगी कि प्राइवेट चला पा रहा है तो सरकार को पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। ऐसे ऐसे बोल रही है ना आपका कि बिजली सरकार क्यों दे जब प्राइवेट कर पा रहा है, रेलवे सरकार क्यों दे जब प्राइवेट कर पा रहा है, सरकार का ये काम थोड़े। वहाँ केजरीवाल जी भी बोलते कि ये काम हमारा थोड़े, ये तो प्राइवेट लोगों का काम है, वो करे, तो ये लॉजिक देंगे। हायर एजुकेशन के अंदर जो इनका प्रपोजल है कि आने वाले दिनों के अंदर आपके सारे हायर एजुकेशन का नाम होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसको कैटेगराइज किया है, बाद में मैं बताऊंगा। फिर उस कैटेगरी के अंदर उन्होंने बोला कि हमारा लक्ष्य है कि 2030 के आसपास सभी शिक्षण संस्थानों के अंदर कम से कम 3000 छात्र हों। वहां भी ये बोला है। अब मोदी जी की अब मेरे को लगता है उनकी कमजोरी है, उनको सब कुछ बड़ा चाहिए,
सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे बड़ा बांध, सबसे ज्यादा दिए जलाए 2 दिन पहले प्रयागराज, हाँ अयोध्या के अंदर जलाए ना, विश्व कीर्तिमान बनाया उस दिन। उनको कीर्तिमान बनाने होते हैं तो उनको बड़ा चाहिए, तो बोल रहे हैं कि 3000 से कम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, स्टेट कमेटी के लोग भी बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट के भी बैठे हैं, आप सोचो बंजार के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, तीसा के अंदर कितने स्टूडेंट है, सलोनी के अंदर कितने स्टूडेंट है, पीओ के अंदर कितने स्टूडेंट है, छावड़ा के अंदर कितने स्टूडेंट है, अर्की के अंदर स्टूडेंट कितने हैं। अगर 3000 नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कॉलेज, सोलन के अंदर सब सोलन जाओ। ये शायद आपके शिमला के चारों बच जाएंगे, ये जो आपके हैं एक्सीलेंस, कोर्सेरा, ये आपका आरकेएमडी, ये बच जाएंगे शायद। बाकी जिलों की हालत ये देखो, और ये तो हिमाचल की बात कर रहा हूँ, आप उत्तर प्रदेश देखें, बिहार देखें, मध्य प्रदेश देखें, वहां पे क्या हालत होगी। तो ये इस पॉलिसी का प्रिंसिपल, गाइडिंग प्रिंसिपल है। इस पॉलिसी का मार्गदर्शन जो देता है वो ये है कि कैसे आपने कंसोलिडेट करना है, इनके टर्म्स में बोल रहा हूँ, इसको बड़े स्कूल, बड़े महाविद्यालय, बड़े विश्वविद्यालय जो छोटे हैं, जो फिजिबल नहीं है, जहां पर मानव संसाधन का ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है, उसको आप लोग बंद कर। ये गाइडिंग प्रिंसिपल है जब हम आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं बोला था एक पॉलिसी शिफ्ट है। सरकार पॉलिसी में ये बोल रही है, ये बोलती है बीच में कि हम नए नए क्षेत्रों में कॉलेज खोलेंगे, पर जब 3000 छात्र नहीं होंगे तो क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। 30 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे, ये कहीं नहीं बोल रहे वो कि हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे, हम पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस करवाएंगे कि सरकारी अच्छा है, क्योंकि उनको प्राइवेट को बढ़ावा देना है, जो पॉलिसी के अंदर उन्होंने एडमिट किया है। दोस्तों ये है प्रिंसिपल, इसकी गाइडिंग प्रिंसिपल। अब हम 2-3 चीजें इसके प्राइमरी के बारे में टच करके हायर एजुकेशन के अंदर जाएंगे। आपको पता है अभी आंगनबाड़ी होता है आंगनबाड़ी आपके स्कूलों में है? आप लोग गए थे, कोई गए थे? एक गांव वाले तो गए होंगे, बाकी गए होंगे नर्सरी के अंदर भी गए थे। अच्छी बात यह है कि सरकार ये बोल रही है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होना चाहिए। जो राइट टू एजुकेशन के अंदर हमारी लंबी लड़ाई थी कि ये 8 से 6 से नहीं चलेगा, आंगनबाड़ी भी अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, इसके ऊपर बात की है, पर पूरे राइट टू एजुकेशन की बात नहीं की है। शिक्षा अधिकार होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन के अंदर होना चाहिए, वो बात ही नहीं की है। पर यह बात की है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर होनी चाहिए। पर उसके लिए क्या बोला है, आंगनबाड़ी को हम जितनी मर्जी गाली दें, दिक्कत है, समस्या है, कहीं एक कमरे में चल रही है, कहीं 1.5 कमरे में चल रही है, कहीं एक कार्यकर्ता है, कहीं सहायिका है, पर उनका एक हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन रहा है हिमाचल के अंदर। हिमाचल की अगर मैं बात करूं, भारत आज भी हंगर इंडेक्स के अंदर कहां पहुंच गया है, 101। भारत का जो स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर ड्वार्फिज्म जो बोने रह जाते हैं और स्टंटिंग होती है, जो हेल्थ इंडिकेटर्स है, वो ऑलमोस्ट 50%, 47% के अंदर बच्चे हेल्दी नहीं होते हैं। पर हिमाचल के अंदर कंपैरेटिवली अच्छा है और बड़े सारे राज्यों के अंदर अच्छा है। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ आंगनबाड़ियों का बहुत अच्छा काम है। वो जो सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य, पता नहीं 3 साल तक बच्चों को पोषक आहार वहां से जाता है, वहां को जाता है, तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। पूरा डॉक्यूमेंट उसको अंडर एस्टिमेट करता है और ये बोलता है कि आने वाले समय के अंदर, अब ये अलग डिबेट है, आप लोग चर्चा कीजिएगा कि जो प्री स्कूल है वो स्कूल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आंगनबाड़ी इज प्री स्कूल, इसके अंदर भी बोल, जो अर्ली चाइल्डहुड बोल रहा है वो प्री स्कूल है। स्कूल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, स्कूल की पेडागोजी अलग होगी, प्री स्कूल की पेडागोजी अलग होगी, क्योंकि प्री स्कूल बच्चों को आपने फॉर्मल एजुकेशन नहीं देनी है। आप देखते ना आंगनबाड़ी के अंदर कैसे पढ़ाते हैं, उसके ऊपर बोल रहा है कि उसका करिकुलम बनाएंगे, रिसर्च करेंगे, और जो स्ट्रक्चर देते हैं, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने के लिए बोला है, वो स्ट्रक्चर हमें कुछ और बताता है। वो ये बोलते हैं, आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि आने वाले समय के अंदर ये जो प्री स्कूल है, जो 3 साल का होगा, ये कहाँ होगा? ये हो सकता है कि आपका आंगनबाड़ी के अंदर हो, जिसको स्टैंड अलोन आंगनबाड़ी बोलते हैं। हो सकता है ये जो आंगनबाड़ियां हैं स्कूलों में होंगी, स्कूल में आंगनबाड़ी होगी, उसके अंदर होगा। हो सकता है कि स्कूल में ही अलग से सेक्शन होगा प्री स्कूल के लिए, उसमें होगा। या चौथा ये बोलते हैं कि स्पेशल स्कूल होंगे आपके प्री स्कूल एजुकेशन के लिए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए।
4 तरह के प्रोविजन भी बताए हैं यहाँ पर जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, जब मैं आपको बताऊंगा, अभी आपका जो स्ट्रक्चर है स्कूल का वो चेंज कर दिया है, 5+3+3+4 कर दिया है। अभी हमारा क्या है 5+3 5वीं, मिडल 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, यही है ना। इसको चेंज कर दिया है। जब इसको चेंज करके जब मैं अगले पॉइंट पे आऊंगा तो आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी इंटीग्रल हो जाता है आपका फाउंडेशन का। फाउंडेशन जो स्कूल है उसका इंटीग्रल हो जाता है, जिससे मुझे चलता है कि अल्टीमेटली ये आंगनबाड़ियां स्कूलों में चली जाएंगी। कोई नुकसान नहीं, चली जाए। कोई नुकसान है? आता है कोई नुकसान समझ? मुझे आता है। नुकसान क्या है? आंगनबाड़ी के अंदर कितनी उम्र का बच्चा जाता है? 2.5 साल का, 3 साल का, 3.5 साल का, यही जाता है ना। ये जाता है तो कितनी दूर जा सकता है? आंगनबाड़ी का मतलब क्या होता था? आंगन के अंदर बाड़ी। बांग्ला कोई है यहाँ पर शायद ना, वो मुझे बता रहे थे, वो बताएंगे आपको बाड़ी किसे बोलते हैं वहां पर। आंगन में होना चाहिए स्कूल, पास में। इसलिए क्या है, हर वार्ड के अंदर, हिमाचल के अंदर तो हर वार्ड के अंदर है, पर जब ये स्कूल में चला जाएगा तो स्कूल कहाँ है? अभी दूर है, 3 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल रही है कि जो छोटे स्कूल है उनको मर्ज करके और दूर लेके जाना है, तो कहाँ चला जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम माई होम, दूर चला जाएगा। एक दूसरा, आंगनबाड़ी के अंदर अभी तक जो बच्चे, माँ बाप जो लेबर करते हैं, किसानी करते हैं, मनरेगा में काम करते हैं, उनके बच्चे भी जाते हैं। पर उनको जो सोचो कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले बच्चे को छोड़ना है, फिर दिहाड़ी लगाने जाना है, तो कौन जाएगा छोड़ने? कोई नहीं जाएगा। और तीसरा जो सबसे इसकी बड़ी बात है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सरी एंड किंडरगार्टन है, इसको इस्टेब्लिश करने की बात है। जब ये इस्टेब्लिश हो जाएगा तो बेस्ट फिर निकल के आएंगे आपका बचपन, आपके जो चेन्स ऑफ किंडरगार्टन्स है, जहां पर अभी तो सिटीज के अंदर होती है, फिर वो मेरे गांव के अंदर भी जाएंगे और उसके अंदर बच्चे को भेजेंगे लोग, यानी कि प्री स्कूल का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा बड़े स्तर के ऊपर। ये एक बड़ा परिवर्तन इसके अंदर आया है। अभी मैं नहीं जाऊंगा कि इसको कौन चलाएगा, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। 4 मिनिस्ट्रीज इकट्ठे होकर इसको चलाएंगी। अब अगला जो स्ट्रक्चर हमें समझने की जरूरत है वो ये बोला है कि अभी अब आपके स्कूल कैसे होंगे? 4 स्तरीय स्कूल होंगे। पहला फाउंडेशन स्टेज होगा, दूसरा प्रेपरेटरी स्टेज होगा, तीसरा मिडिल और चौथा सेकेंडरी। यार अभी तो ये कागज बाद में डिस्ट्रीब्यूट करवाना, अभी वो मूड में भी नहीं है और आप लोगों ने मूड के लिए अंदर लाया भी नहीं है। फाउंडेशन जो होगा 5 साल का होगा, जैसे भी प्राइमरी होता है ना 5 साल का, पहली से लेके 5वीं, वो नहीं होगा। फाउंडेशन क्या होगा? फाउंडेशन के अंदर आपका पहली और दूसरी कक्षा से पहले, पहली और दूसरी कक्षा से पहले भी जो पहले 3 साल होंगे वो होंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के, जिसको आप क्या बोल रहे थे? आंगनबाड़ी। मतलब कि फाउंडेशन के अंदर 5 साल में से पहले 3 साल आंगनबाड़ी के होंगे। तो मैं तभी तो बोला था कि ये फॉर्मल स्कूल का सिस्टम हो जाएगा, हो गया। और अगले जो साल हैं वो क्या होंगे? पहली और दूसरी कक्षा। तो अभी जो हम प्राइमरी स्कूल पढ़ते हैं वो फ्यूचर में क्या होंगे? फाउंडेशन स्कूल। और फाउंडेशन स्कूल कब तक होंगे? दूसरी कक्षा तक। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? प्राइमरी 5वीं तक होते थे, फाउंडेशन होंगे और वो दूसरी कक्षा तक होंगे। 5 साल गुजारेगा बच्चा उसका, पर दूसरी कक्षा तक होंगे। उसके बाद आएगा आपका प्रेपरेटरी। तो प्रेपरेटरी वही होगा, तीसरी, चौथी, 5वीं, 3 साल। फिर आपके अगले साल आएंगे 6ठी, 7वीं, 8वीं, जैसे जब हमारा मिडिल होता है। और उसके बाद 9, 10, +1, +2। ये स्ट्रक्चरल चेंज दे दिया है इन्होंने, पूरा स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। अब बड़े सारे राज्यों में इसके अकॉर्डिंगली शुरू कर दिया है लोगों ने। कुछ अच्छी चिंता ये जताई है, ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है ये, और उसकी अगर इसको लागू करेंगे कि बच्चे जब स्कूल के अंदर आते हैं, मिड डे मील तो ठीक है, और जो मॉर्निंग आवर्स है ये बड़े प्रोडक्टिव आवर्स है, और इसके अंदर उनके लिए पोषण आहार बड़ा जरूरी है। तो इन्होंने बोला कि हेल्दी ब्रेकफास्ट फ्यूचर में सर्व करेंगे हम, पर उसके लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया है। मिड डे मील होता है ना, ब्रेकफास्ट की बात की है कि होना चाहिए, देंगे नहीं देंगे ये नहीं बोला है। तो अगर ये देते हैं तो ये एक अच्छी बात है।
इन लोगों ने कुछ चिंताएं इसके अंदर जताई हैं, जिसके साथ मैं स्कूल एजुकेशन को खत्म करूंगा और हायर एजुकेशन के अंदर जाऊंगा। चिंता ये जताई है कि जो बचपन है 5वीं तक 6ठी तक, ये एक ऐसा समय है जब बड़ी सारी चीज़ों को ग्रास्प करता है। जब ये ग्रास्प करता है तो ये समय है जब वो साक्षरता सीखता है, अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान सीखता है। पर चिंता ये जताई है कि भारत के अंदर 5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं 8वीं तक, पर उनको अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान नहीं आता है। ये तो प्रथम के अंदर बड़ी सारी रिपोर्ट आप लोग पहले भी पढ़ते थे ना, कि 5वीं कक्षा का बच्चा दूसरी कक्षा का पाठ नहीं पढ़ पा रहा है, उसको जमा घटाओ नहीं आ रहा है, उसको 2 दूनी 4 नहीं आ रहा है, उसको ABC नहीं आ रहा है। ये बहुत भयंकर चिंता है और सच्ची में दिक्कत है कि ये आपका जो है ये 5 करोड़ के आसपास बच्चे जो ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें नहीं आती है। तो हमने सोचा कि इसके लिए ज़्यादा काम करेंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर मेरे दूसरी कक्षा के तीसरी कक्षा के बच्चे को नहीं आ रही है क ख ग ABCD 2 दूनी 4, तो क्या करना पड़ेगा? अच्छे ट्रेन टीचर चाहिए। हमारे ज़माने में तो होता था, शायद अब नहीं होता है, प्रार्थना के बीच में भी छुट्टी के बाद भी एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी, ट्यूशन नहीं होती थी, एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी। हाँ, फिर बच्चे डरते हो जाते थे कि मास्टर जी वहाँ 4 होंगे 5 होंगे, क्लास में 40 से नहीं समझ आ रहा, 5-10 बच्चों की अलग से क्लास होती थी। एजुकेशन टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं रेमेडियल क्लासेस। रेमेडियल क्लासेस होनी चाहिए एजुकेशन की। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं कि बच्चे के साइकोलॉजी को समझकर, उसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को समझकर कैसे इसको डील करना है, रेमेडियल क्लासेस होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात ये होना चाहिए। हम ये बोले थे कि ये इसके ऊपर बात करेंगे कैसे पेडागोजी को इम्प्रूव करना है, पर आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रपोजल देता है वो मुझे हास्यास्पद लगते हैं, मुझे हंसी आती है उनके ऊपर। वो एक प्रपोजल, उदाहरण के लिए एक प्रपोजल क्या देता है, एक प्रपोजल ये देता है कि बच्चे आपस में बड़ा अच्छा सीखते हैं, इसलिए जो मेरा पीयर है, मतलब मैं जब तीसरी चौथी 6ठी 7वीं में पढ़ रहा हूँ, मैं थोड़ा नालायक हूँ, गणित पढ़ने में अच्छा है, इसको हिसाब अच्छा आता है, अंग्रेजी भी अच्छी आता है, तो ये क्या करेगा, ये मुझे पढ़ाएगा, ये क्लास के अंदर ये मुझे पढ़ाएगा और उससे मेरी न्यूमरोलॉजी, मेरी जो आपका मैथमेटिक्स है, मेरी जो आपका लैंग्वेज है वो ठीक हो जाएगी। ये प्रपोजल देता है। वो पुराने ज़माने में होता था, मॉनिटर होता था, वो पढ़ाता था क्लास के अंदर। इससे क्या होगा, एजुकेशनिस्ट जो बोलते हैं, सारे एजुकेशनिस्ट ही बोल रहे हैं, इससे क्लास के अंदर डिवाइड हो जाता है, इंटेलिजेंट डेफर। हमारे क्लासों में भी होता था ना, हम तो आज मजाक में बोलते हैं, कपिल शर्मा बड़ी बार कॉमेडी में बोलता है कि हम बैक बेंचर। स्टिग्मा हो जाता है ना, वो जब स्टिग्मा हो जाता है तो आपकी सीखने की क्षमता को कमजोर कर देता है। स्टिग्मा वो नहीं होना चाहिए, इससे डिवाइड हो जाएगा एक। और दूसरा, अरे भाई जिस बच्चे को पढ़ना ही नहीं आ रहा, उस बच्चे को पढ़ाने के लिए तो ज़्यादा स्किल चाहिए ना, ज़्यादा अच्छी पेडागोजी चाहिए, एजुकेशन की स्किल चाहिए उसके अंदर। वो स्किल टीचर ना देखे, आप उसको पीयर के ऊपर छोड़ रहे हो, जिससे आपका पर्पस कम नहीं होगा। साथ में ये बोलता है कि हम इसको NGOs को इन्वॉल्व करेंगे। उस पर तो शायद आप लोगों ने ये जो आपका स्टार का प्रोजेक्ट हिमाचल में चल रहा है, इसके ऊपर बात की होगी। वो पहले ही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो क्लास की जिम्मेवारी NGOs को दे रहे हैं, और NGOs के अंदर वो 2000 का 2500 के हायर करते हैं स्टूडेंट, ग्रेजुएशन करके जाते हैं। दे आर नॉट दैट मच ट्रेन्ड। वो बोलते हैं हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं, हम सब जानते हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं है, पर वो हमारे क्लास के अंदर आके पढ़ाएंगे और हमारी मैथमेटिक्स को और लैंग्वेज को इम्प्रूव करेंगे, जो प्रैक्टिस में दिख रहा है। हम उसके अंदर करोड़ों रुपया खर्च कर चुकी है भारत सरकार, उसका कोई रिजल्ट राजस्थान और हिमाचल के अंदर दिखा नहीं है। ये रास्ता इख्तियार कर रही है हमारी सरकार, जिससे ये ठीक नहीं होगा। ड्रॉप आउट में पहले बात कर चुका हूँ कि कैसे, जिसके ऊपर भाजपा बड़ा कंपेन कर रही थी कि हम बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म कर रहे हैं। बोल रहे थे ना साहब, जब शुरुआत में चर्चा हुई थी तो बोले हम बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म कर रहे हैं, सारे एग्जामिनेशन खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, 10वीं और 12वीं का बोर्ड रहेगा। इसके साथ तीसरी, 5वीं और 8वीं, 3rd, 5th और 8th के ऊपर भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज इन्होंने बोला है। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का मतलब यही है कि जो आपका NTA के अंदर सेंटर की असेसमेंट बॉडी जो बनेगी वो बनेगी, और वो तीसरी, 5वीं और 8वीं की कक्षाओं के अंदर भी एग्जाम हुआ करेंगे, वहाँ भी एग्जाम होंगे। अभी तक क्लियर नहीं बोला, नहीं उन्होंने बोला कि रिटेंशन होगी कि नहीं होगी, पर उसके अंदर भी सेंट्रल एजेंसी से एग्जाम होंगे। दूसरा, और इसके अंदर एक और लेयर डाल दी है। अभी हम क्या करते हैं, +2 करते हैं और BA के अंदर, BSc के अंदर, BCom के अंदर क्या देते हैं, एडमिशन दे देते हैं।
अगर एमबीबीएस करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, अरे जोर से बोलो। नीट करनी पड़ेगी, करनी पड़ती है ना। इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा? जेईई करना पड़ेगा। अब आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बोल रही है कि साहब अगर आपने ग्रेजुएशन के अंदर भी एडमिशन लेनी होगी तो नेशनल असेसमेंट आपका जो सेंटर है वो एग्जाम कंडक्ट करेगा ऑल इंडिया का लेवल का, आप उसके अंदर अपीयर होंगे और उन मार्क्स के बेसिस के ऊपर आपकी एडमिशन होगी कॉलेजेस के अंदर। हालांकि जब आप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये लिखा है कि उन मार्क्स के बेसिस के ऊपर हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन आपको टिक करेंगे। टिक तब किया जाता है जब बच्चे कम हो और पोस्टें ज्यादा है। हमारे यहाँ क्या है, बच्चे ज्यादा हैं पोस्टें कम है, यही हालत है ना। तो पिक करने का क्या मतलब है कि वो स्क्रीनिंग आपकी है। तो एक एडिशनल लेयर है। आप ये मत सोचो कि फ्यूचर के अंदर अगर अपने एमबीबीएस करना है तभी यहाँ 5 लाख रुपए देंगे और लकड़ बाजार के अंदर जाके, मैं नाम नहीं लूंगा इंस्टीट्यूशन का, ये फेसबुक पे चला जाएगा, है ना, कि वहां जाके कोचिंग देंगे। अब बीए करने के लिए भी फ्यूचर के अंदर देनी पड़ेगी ना। मैं तीसरा से आ रहा हूँ, मैं भरमौर से आ रहा हूँ, मैं आरती से आ रहा हूँ, मैंने बीए करनी है, बीए के अंदर पोस्टें लिमिटेड है, मुझे ये आपका जो नेशनल असेसमेंट सेंटर है इसका एग्जाम क्वालिफाई करके जाना पड़ेगा, तो मुझे कोचिंग की लेनी पड़ेगी। वो तो तैयारी नहीं कर पाएगा। तो एक कोचिंग की लेयर, ये बोलकर कि कोचिंग को कम करना है, कोचिंग की लेयर इसके अंदर और डाल दी है, आपका ये एक एडिशनल लेयर हो जाएगी फ्यूचर के अंदर। ये पॉलिसी हमारा बोलती है। मैं इसको ये बोलता हूँ कि ये सोशली और इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड सेक्शन से स्टूडेंट आएंगे उनको एलिमिनेट कर देगा इस लेवल के ऊपर। हम देखते हैं अभी इसके अंदर किस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट जा रहे हैं। जो बहुत ही कमजोर होगा उसकी इनकम भी हजारों और लाखों में होनी पड़ेगी। अभी आईआईटी के तो ऑफिशियली लाखों में होगी फीस बिना एजुकेशन लोन के। अभी हमारे हिमाचल से हमारे एक पुराने साथी है, उनकी बेटी की एडमिशन हुई है आईआईटी दिल्ली के अंदर, सरकारी आईआईटी है, पर वो बोल रहे कि एजुकेशन लोन कहाँ से मिलेगा, नहीं तो वो ताकि नहीं दे पाएंगे क्योंकि लाखों में है। ये हालत फ्यूचर के अंदर होने वाली है। तीसरा जो बड़ा चैंपियन कर रहे हैं कि वोकेशनल एजुकेशन को लेके आ रहे हैं, व्यावसायिक शिक्षा। अभी तक वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या है? यूनिवर्सिटी के अंदर वोकेशनल एजुकेशन किसको मानते हैं आप लोग? जल्दी से बोलो, कौन से स्टूडेंट हैं वोकेशनल एजुकेशन वाले? हाँ, जर्नलिज्म और टूरिज्म और हाँ एचएम होटल मैनेजमेंट और कंप्यूटर वालों को नहीं मानते, हाँ एमबीए को नहीं मानते, तो बेचारे लॉ वालों को तो मानते ही ना आप लोग। यही है ना ये कॉन्सेप्ट। हालांकि ये वेग है, लॉ वाले भी है, बाकी भी है, पर ये बोल रहे हैं कि हम वोकेशनल एजुकेशन को फ्रॉम क्लास 8 इंट्रोड्यूस करेंगे। और वोकेशनल एजुकेशन क्या होगी? कुर्सी बनाना सिखाएंगे, मिस्त्री का काम सिखाएंगे, सिखाना चाहिए, बुरी बात नहीं उसमें, पर कब सिखाना चाहिए। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपका बोल रहा है कि पूरे विश्व के अंदर, भारत के अंदर केवल 2% जो यूथ है उसको प्रोफेशनल एजुकेशन मिलती है। इतना बड़ा पॉलिटेक्निकल आईआईटी का स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी चाइना और यूएस के अंदर 50%, यूरोपियन यूनियन के अंदर 80 to 85% और जापान के अंदर 95% जो यूथ है उसको वोकेशनल एजुकेशन मिलती है। भारत के अंदर कितना मिलती है? 2%। पर उसका तरीका क्या बता रहे हैं कि आपके स्कूल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, 8वीं के अंदर, 10वीं के अंदर, 12वीं के अंदर। 8वीं के अंदर ऑप्शनल बोल रहे हैं, पर विद इंटर्नशिप विद इंडस्ट्री, कि आपको मिस्त्री का काम सिखाएंगे, मिस्त्री के साथ लगा देंगे कि 4 दिन दिहाड़ियां लगाते आप। मैं बड़े फूड शब्दों में बोल रहा हूँ, जैसे गांव में होगा फ्यूचर के अंदर। पूरे विश्व के अंदर जो एजुकेशन के अंदर डिबेट क्लिंच हुई है कि वोकेशनल का मतलब आफ्टर स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के बाद क्यों आपका एमबीबीएस 12वीं के बाद होता है, 10वीं के बाद क्यों नहीं होता है? क्यों आपका इंजीनियरिंग 12वीं के बाद होता है? क्योंकि बेसिक स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद आप जाएंगे प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर। तो ये जो प्रोफेशनल एजुकेशन बोल रहे हैं कि आपके स्कूल के अंदर लाएंगे, हमारा ऐसा मानना है
कि ये बहुत सारे लोगों को डिप्राइव करेगा। जो हम बोल रहे थे 56% ही है +1 के अंदर GER, इसका मतलब 44% बच्चे अगर बोलेंगे कि GER बढ़ाना है तो उनको वोकेशनल एजुकेशन के अंदर भेजेंगे, उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, बेसिक एजुकेशन को नहीं मिलेगी। ये एक बड़ा वोकेशनल एजुकेशन बिकता है ना आज की डेट के अंदर, बड़ा बिकने वाला काम है, वो हमारी एजुकेशन से छात्रों को महरूम करने का होगा। तक हमें हायर एजुकेशन के अंदर 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बनाना है, जो भी 27% के आसपास, बड़ी अच्छी बात है। पर बढ़ाना कैसे है? अब जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे बढ़ाना है। इसमें ये बोल रहे हैं कि आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अभी कैसे हैं, हिमाचल के अंदर कैसे हैं। एक यूनिवर्सिटी है, उसके क्या है, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। फ्यूचर के अंदर ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर में क्या होगा, और इसके लिए बहुत लंबा समय लेने की जरूरत नहीं है। 2030 तक आपके जितने भी संस्थान हैं वो मल्टी डिसिप्लिन हो जाएंगे। लॉ यूनिवर्सिटी होती है ना, अभी NLU भी होता है, अभी कॉमर्स कॉलेज होता है, साइंस कॉलेज होता है, आर्ट्स कॉलेज होता है। बोले नहीं, BEd कॉलेज होगा, नहीं, क्या होंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी। मतलब कि एक संस्थान के अंदर आपको सारी चीजें पढ़ानी ही पड़ेंगी। एक अलग रेजीम की डिबेट है एजुकेशन के अंदर कि मल्टी डिसिप्लिन होना चाहिए कि स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। प्रीएम्बल के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर ये बोलती है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद ये जो सेमी स्किल्ड जॉब है ये कंप्यूटर करेगा और हमें स्किल्ड लोग चाहिए, ये बोलते हैं उसके अंदर। पर स्किल्ड लोग के लिए इनको क्या चाहिए, मल्टी डिसिप्लिन चाहिए, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन नहीं चाहिए। कॉन्ट्राडिक्टरी जो उसके अंदर है। मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन करने हैं 2030 तक, और ये कैसे करने हैं। पहले मैंने जो बोला कि अभी आपके होंगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दो तरह के, यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस। यूनिवर्सिटीज दो तरह की होंगी, आपकी रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी या टीचिंग बेस्ड यूनिवर्सिटी। रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी का ये मतलब नहीं कि टीचिंग नहीं होगी, उसमें भी टीचिंग होगी, पर उसका प्राइमरी मैंडेट क्या होगा, रिसर्च होगा। और जो टीचिंग बेस्ड होगी उसमें भी रिसर्च होगी, पर प्राइमरी मैंडेट उसका रिसर्च होगा। और तीसरे तरह के संस्थान होंगे ऑटोनोमस कॉलेजेस, ऑटोनोमस होंगे। अभी सरकार ने ये तय किया है कि धीरे धीरे जो आपके कॉलेजेस हैं उनको ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी जाएगी, और उसके बाद वो ऑटोनोमस कॉलेज हो जाएंगे जो अपनी डिग्री खुद दिया करेंगे। यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं आएगी, वो अपनी डिग्री भी खुद दिया करेंगे। ये बिल्कुल डीरेगुलाइज, डिसेंट्रलाइज वो कर देते। समझ पा रहे हैं आप लोग? अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज नहीं होगी। अगर कोई कॉलेज इतना सक्षम नहीं हो पाता है तो वो आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी का ही पार्ट हो जाएगा। जैसे हमारा एवोलॉज है ना, एवोलॉज जानते हैं आप, क्या है वहां पे 5 ईयर लॉ कॉलेज और BBA, तो वो अपने आप में क्या है, यूनिवर्सिटी का पार्ट है। यूनिवर्सिटी का पार्ट है, या इस तरह से होंगे या फिर ऐसे होंगे जैसे मंडी को क्या कर दिया है वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी और धीरे धीरे यूनिवर्सिटी। या फिर मंडी यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी, मंडी कॉलेज क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस कॉलेज। जैसे अभी सेंट स्टीफन कर दिया है इन्होंने ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। आपके संजोली को भी बोलेंगे अगर यूनिवर्सिटी बनेगी तो क्या होगा, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। अपनी डिग्री खुद देगा, अपने सिलेबस, अपनी फैकल्टी खुद वो रिक्रूट करेगा। आपकी यूनिवर्सिटी को कुछ होने देगा नहीं रह पाएगा। ये बोलता है अगले 15 साल के अंदर हमें ये चीजें करनी है। अब ये चीजें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, इसके साथ में एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं कि आने वाले समय के अंदर ग्रेजुएशन कितने साल की होगी, 4 साल की। और 4 साल की सबके लिए नहीं होगी। हमारी सरकार ये बोल रही है, जो शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर, पहले भी हम इसके खिलाफ लड़े, कि ग्रेजुएशन प्रोग्राम मल्टी डिसिप्लिनरी 4 साल का होगा, जिसके ऊपर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS के आप लड़ रहे हैं, उसको बंद करो, उसको पॉलिसी के अंदर ले आएगा। पर आपने एडमिशन ली, आप नहीं कर पा रहे ग्रेजुएशन, पहले साल के अंदर आप छोड़ के जाइए तो आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट। तो आपके पास सर्टिफिकेट हो जाएगा। 2 साल के बाद आप